जी उमर मंसूर, आपने अभी ज्वाइन किया। आप से मुलाकात है पहली क्लास में हम। सर एग्जैक्टली इससे पिछली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। मैं सर थोड़ा सा पहले से था। अभी वो 40 मिनट्स आई थिंक ओवर हुए थे, तो वो जूम दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। ओके ओके, दैट्स फाइन। तो तो आपको आवाज़ आ रही है सारी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। और कि आपने कोई रिसर्च पेपर्स आपसे पहले पढ़े हैं या फर्स्ट टाइम अब मास्टर्स में आके देखने शुरू किए? सर इट्स बीन अबाउट 1 मंथ। इससे पहले मैंने नहीं पढ़े। तकरीबन एक महीना हो गया उससे मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, चले, सर गुड, दैट्स नाइस। सर थैंक यू। अच्छा जी, आई होप स्क्रीन विजिबल है आप सबको। और इस पे जो शो हो रही है स्लाइड, इट्स शोइंग के जी मास्टर्स के अंदर एवरीबडी ट्राई टू डीपन्स द स्पेशलिटी एंड ट्राइज टू go through the various implementation designs and descriptions which are related to their chosen area of speciality most of the time। और उसको आप और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस हद तक कामयाब होते हैं कि इसको दुनिया की बाउंड्री तक ले जाते हैं, बट दे आर वेरी रेयर बिकॉज पीपल आर क्वाइट अहेड ऑफ अस। सो इतना कुछ एग्जिस्ट करता है नॉलेज डोमेन के अंदर कि इस टाइम पीरियड में 2 साल के अंदर जिसमें आपने मास्टर्स की डिग्री लेनी होती है, इट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल टू रीच टू द बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज you need time to understand, you need time to actually make an understanding कि ये है क्या चीज़। सो इसलिए आप उसी के अंदर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आप बाहर नहीं जा पाते। हाँ, आप नए अल्फाज में नए तरीकों से बात ज़रूर कर सकते हैं। एक्स को वाई कह सकते हैं, वाई को जी कह सकते हैं, बट वो तीनों चीज़ें इन एनी केस एग्जिस्ट करती होती हैं। तो ये चीज़ हमें क्लैरिटी होनी चाहिए वंस वी आर इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन। हम खुद भी कर रहे हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे इंशाल्लाह उनसे भी हमें अकॉर्डिंगली इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट गुड। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है और लोग इस वक्त जो ऑनलाइन है उनको मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, अब वंस यू एनरोल टुवर्ड्स योर पीएचडी डिग्री, या वंस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी अब आप जो है ना वो फर्दर हायर स्टडीज में जाएं, तो इफ यू सी द टाइम पीरियड फॉर अ पीएचडी, द मैक्सिमम टाइम फॉर मास्टर्स इज 4 years एज पर द लोकल रूल्स। और 2 साल अर्लियर टाइम फ्रेम है, यानी 2 रेगुलर सेमेस्टर मिनिमम होने चाहिए आपके। और 2 साल टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउड फॉर मास्टर्स इज 4 years। हाउएवर फॉर पीएचडी डिग्री द टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउड इज 7 years, एक्सटेंडेबल टू 9 years। और उसमें आपको पहले 3 साल तकरीबन जो है वो आप अपना प्रपोजल डिफेंस का वक्त होता है आपका, कि आप पढ़ें 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 और फिगर आउट करें कि इस वक्त क्या दुनिया में कटिंग एज हो रहा है, या किस हद तक दुनिया की नॉलेज जा चुकी है, और क्या स्टेट ऑफ द आर्ट आपके डोमेन के अंदर है, आपकी स्पेशलिटी में है। तो आप पहले 2-3 साल जो है सिर्फ चीज़ें पढ़ते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, आप लिटरेचर गैदर करते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, जस्ट टू सी what all is there and what maximum people have done. So you try to reach to the edge of the worldly knowledge during your initial few years in PhD। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर, जी आवाज आ सर। रही है। जी सर, आ रही अच्छा, है। तो मेरी ये बात भी समझ आई आपको कि ड्यूरिंग पीएचडी, इनिशियल टाइम ऑफ योर पीएचडी, यू ट्राई टू टच द बाउंड्री सर एंड बिल्कुल। देन व्हाट यू डू, यू स्पेंड सम टाइम, ईयर मोर। और ये जो बाउंड्री है इसको आप फोकस करें तो यू ट्राई टू पुश दिस बाउंड्री फॉर फ्यू इयर्स बिकॉज यू हैव 7 to 9 years। और आपका काम ये है कि आपने दुनिया की इंफॉर्मेशन, दुनिया की नॉलेज के अंदर कुछ चीज़ ऐड करने की कोशिश करनी है। एंड अ टाइम कम्स वंस यू ट्राई, you are successful to create a small bump. This bump is that additional knowledge which you have added which were not existent. This is what the aim of a PhD is. Now, I won't say कि जी हर कोई ये कर पाता है, still कुछ लोग अंदर ही रहते हैं। बट ये the aim of a PhD is to add to the worldly knowledge। एंड अगर इसको सिर्फ एक माइक्रो स्केल पे देखा जाए तो it's a quite a huge information, quite a huge knowledge which you or a PhD has added।
But in the overall scenario, if you see a PhD may be sitting at that top, and it's not that much अगर इसको पूरी दुनिया की नॉलेज के लिहाज से देखा जाए, बट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इट इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट। तो यहाँ पे वो एडिशन चीज आती है जिसकी एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए और जिसके लिए उससे क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, बट नॉट फॉर अ MS स्टूडेंट। So I hope this just I wanted to clarify the differences between the two things which we must keep in our mind while we study and do research. I hope this is clear. So let's move forward. अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च की जैसा मैंने कहा कि जो मास्टर्स के अंदर रिसर्च है ना, इट इज मोर ऑफ change of words, more of a change of approach, more of mixing of approaches. So कोई बात नई नहीं होती, बट आप सिर्फ अपने तरीके से उसमें एक नोवेल्टी, एक ओरिजिनलिटी लेकर आते हैं, और फिर आपने जब अपने थीसिस को डिफेंड करना होता है तो उस नोवेल्टी के बारे में बात करनी होती है जो आपने इंट्रोड्यूस की होती है उस काम के अंदर। अच्छा, कमिंग ऑन टू द रीजंस फॉर डूइंग रिसर्च, ये जो रिसर्च की जाती है इसकी वजह क्या है? मैं और आपको अगर कहा जा रहा है रिसर्च करें तो इसके बहुत सारी वजूहात यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर आप गो थ्रू करें। इफ आई आस्क समबडी टू जस्ट रीड इट थ्रू, कौन पढ़ेगा इसको? आबिद हुसैन। Possible reasons for undertaking research for interest or excitement, for personal satisfaction, for fame or fortune, or gain higher qualification, to attend contradictory findings and fill gaps in knowledge, for the advancement of science, for the good of mankind and our children's future. बट So, द मोर फंडामेंटल रीजन ऑफ टेकिंग रिसर्च इज नॉट ऑल ऑफ दोज जो इससे पहले लिखे हुए, इट इज टू क्रिएट मोर जॉब्स। वाई? हर हर दुनिया का जो मुल्क है ना, वो अपने जो उनका स्पेंडिंग्स है उसके अंदर से वो एक बड़ा अमाउंट, अब वो जितना बड़ा अमाउंट रखेगा, हम बात करते हैं ना जी कि ये हमारे मुल्क की एक टर्म यूज होती है, GDP, कि जी पर कैपिटा GDP का इतना परसेंट जो है ना वो रिसर्च पे खर्च हो रहा है। तो GDP इज समथिंग जो कि सब खर्चे निकालने के बाद आपके पास पैसा या रिसोर्सेज बच जाए। आपने कुछ जनरेट किया, आपने कुछ खर्च किया, आपने पैसे कमाए, आपने उससे खाने की चीज़ें खरीदी, आपने उससे ट्रैवल की चीज़ें खरीदी, आपने उससे बच्चों की फीसेस पे की, अल्टीमेटली आपकी पॉकेट में कुछ पैसे बच गए। वो पैसे आपके वो रिसोर्सेज हैं जो कि अब आप किसी और चीज़ पे खर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे आप एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप चाहें तो उससे एक मकान खरीद सकते हैं, आप चाहें तो उससे चैरिटी में दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो वो चीज़ दैट इज कॉल्ड दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज योर GDP। तो जितना ज़्यादा पैसा उसमें से एक मुल्क जो है रिसर्च पे लगाता है, और जो लगाते हैं उनकी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, दे आर in a way they return all of that money by a huge profits. How? In fact, this is the diagram which proves that, या shows that। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का मकसद ये होता है कि यू आर गोइंग इनटू डेवलपमेंट, यू विल मेक न्यू थिंग्स। और जब डेवलपमेंट में आप जाएंगे तो इट मीन्स यू नीड इन्वेस्टमेंट इन डूइंग दोज इनोवेशन। नई प्रोडक्ट बनेंगी, नई प्रैक्टिसेस मार्केट में आएंगी, सॉफ्टवेयर बेस्ड, हार्डवेयर बेस्ड, और जो लोग हैं उनको देख के वो खुश होंगे। जब खुश होंगे तो वो चीज़ खरीदेंगे, एक खरीदेगा, दो खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली? आप वो 10 रुपए की चीज़ आपने बनाई थी, आप 20 रुपए की बेच रहे होंगे, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा हर एक आइटम के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली जितने लोग खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो वो क्या करेगा? वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। पहले वो अगर 100 रुपये खर्च कर रहा था, वो 1000 रुपये करेगा, 1000 रुपये कर रहा था तो 10,000 करेगा। तो अल्टीमेटली he or she or that company needs more persons to handle that extra paraphernalia जो उसने उधर सेटिंग करनी है उस काम के करने के लिए। तो इट मीन्स मोर जॉब्स, मोर गुड्स, अल्टीमेटली मोर हायर ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट, दैट विल अगेन लीड टू द रिसर्च। सो ये जो सर्कल है, ये सर्कल जितना स्ट्रांगली फॉलो किया जाए उतना मुल्क जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में आता चला जाता है। जितने वीक होते हैं उतना ही आपकी जो है वो आप इट मीन्स आप एक ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। जब ट्रेड ऑफ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपकी जो आउटपुट है वो उस तरह से कम होगी। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल द रिसर्चर्स, वेदर यू डू इट इन बैचलर्स और यू आर टोल्ड टू डू इट इन मास्टर्स और यू आर टोल्ड टू आस्क टू डू इट इन PhDs,
That is to let the society go towards development and ultimately go into businesses and earn profits and ultimately add to the economy of the country. I hope this makes sense to everybody out of you जो मेरी बात सुन रहे हैं। और यही वजह है कि अगर हम देखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एक ग्राफ या एक टेबल दिखाता हूँ रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, तो आपको वहां पे नजर आएगा कि किस तरह से लोग इस पे जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं। लेट मी शो दैट। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको भी एक और स्लाइड शो की है। इट्स विजिबल नाउ। यस सर, विजिबल है। Yes, sir, अच्छा, visible. दिस चार्ट शोज टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें यूएसए इज एट द टॉप, और फिर आपको चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कनाडा नजर आता है। इसमें जो इनकी जीडीपी है, यानी जो इनके पैसे बच रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे, जो सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसे बचा रहे हैं। और अकॉर्डिंगली आपको राइट साइड पे लास्ट कॉलम में इनके जीडीपी जीडीपी पर कैपिटा नजर आ रही है, कि जो इनकी पर कैपिटल इनकम आ रही है, यानी एक बंदे के पास जो पैसा बच रहा है, $80, यानी ये थाउजेंड्स के अंदर है बेसिकली, यूएस डॉलर इन थाउजेंड्स, 80,000 यूएस डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स में एक आम बंदे के पास बच रहे हैं एज पर दी कैलकुलेशन सेज। और जो सेकंड कॉलम है वो यूएस डॉलर बिलियंस के अंदर है, यानी 26,954 बिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है यूएसए की। तो ये सारी की सारी दुनिया की लार्ज, ये 10 इकोनॉमीज यहाँ शो हुई हुई हैं। और अगर आप R&D स्पेंडिंग की बात करते हैं पैसे बचने में से, तो यहाँ पे ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। कौन पढ़ेगा इसको? एनीवन? पढ़ लेते हैं सर। Well, the Pakistani government presented the annual budget for the fiscal year 23-24 in Parliament on Friday, totaling 14 trillion rupees, approximately so 15.4 billion, amid political tensions and high inflation. अच्छा जी, अभी तो देखें ये जो हमारा बजट है, ये कितने बिलियन डॉलर्स का है? 50, ये लास्ट हमारा बजट पेश हुआ है, $50.4 बिलियन का साल का बजट था, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, राइट। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपको R&D स्पेंडिंग नजर आ रही होगी इन्हीं कंट्रीज की और दुनिया के कुछ और कंट्रीज की। तो आपको इधर देखें नजर आता है, पहले कॉलम में लोग कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में R&D बिलियन ऑफ डॉलर्स में स्पेंडिंग लिखी हुई है। तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में R&D स्पेंडिंग है वो कितनी है इस वक्त, ये इस लास्ट ईयर का डाटा है, कितनी है? 1965। $660 billion, I think. $660 बिलियन है। वो तो पर कैपिटा है ना जो थर्ड कॉलम में। बट ये कि $660 बिलियन, और हमारा बजट कितना है? $50 billion, yeah. 50। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन द डिफरेंस इन स्पेंडिंग। और अगर आप नीचे आते हैं, इंडिया वहाँ हमसे पीछे था 90s के अंदर, अभी उनकी स्पेंडिंग कितनी है? हमसे गरीब था, यानी उनकी जो जीडीपी थी हमसे कम हुआ करती थी। अभी कितनी स्पेंडिंग कर रहा है? $159 billion. हमसे कितने गुना ज्यादा है ये, हमारे बजट से, ये 30 स्पेंडिंग times. है। 109। हाँ, हमसे हमारे बजट से ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है। इट 30 times. मीन्स कि इससे ज्यादा पैसे बचा रहे हैं ये।
तभी तो स्पेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। ठीक है, और अगर आप इसकी परसेंटेज ऑफ जीडीपी चेक करो तो आप देखें सेकंड कॉलम के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी नजर आएगी। फाइव तो इंडिया स्पेंडिंग पॉइंट अराउंड सिक्स फाइव परसेंट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ जीडीपी, और ये ट्रेंड इनका 90 से शुरू हुआ हुआ है। ये अभी नहीं है कि ये इतने पैसे इन्होंने खर्च करने शुरू कर दिए। जो इनके पास 1990 में पैसे हुआ करते थे, शायद उस वक्त $50 हुआ करते होंगे, बट उतने $50 में से 6% उन्होंने खर्च शुरू किया। चलते चलते एक साइकिल जो ये चल रहा है, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और 30 साल में दे हैव सरपास्ड मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 5 के अंदर आ गए। चाइना के आसपास देखें, आपको नजर आ रहे हैं। और जापान जो कि इंडस्ट्रियल कंट्री हुआ करता था, टॉप पे होता था ये। अगर इफ यू जस्ट ट्राई टू सी सम ओल्ड नोट्स, तो जापान की जो प्रोडक्ट्स हैं 90s में 80s में, देवर एट द टॉप, दुनिया की टॉप टॉप मोस्ट, आप कहें कि, या द मोस्ट क्वालिटी वाइज बेस्ट प्रोडक्ट्स जापान की हुआ करती थी। जापान को ये सारे कंट्रीज क्रॉस करते जा रहे हैं। चाइना क्रॉस कर चुका है, यूएसए क्रॉस कर चुका है, और इंडिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के ऊपर है। तो इफ यू सी ऑल दीज कंट्रीज, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि वो इस सर्कल को बड़ा सिंसियरली रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। और इफ आई गो आगे मैं चलूँ अगर, तो ये लिस्ट पूरी एक चल रही है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। हमें यहाँ अपना मुल्क कहीं नजर नहीं आ रहा, बट ये सारे कंट्रीज जो R&D की स्पेंडिंग कर रहे हैं, तकरीबन 2.5% से लेके और 5%, 6% तक ये स्पेंडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान एक जगह पे नजर आएगा आपको। और हमारी जो R&D स्पेंडिंग है हमारी जीडीपी की, वो कितने परसेंट है? 0.7%। 0.7% है, जस्ट 0.7%। तो अगर ये जो भी हमारे से हम हैं, आप हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी डिसीजन मेकिंग स्टेज पे आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहीं अगर हमें कहीं पे अपना एक वोट देने का मौका मिले, तो हमें ज़रूर फेवर करनी चाहिए कि दिस स्पेंडिंग इज जस्टिफाइड, वी मस्ट स्पेंड हेयर। जो कि, और टोटल जो हम बजट खर्च कर रहे हैं R&D पे, वो भी बहुत मजे का है। $2.6 बिलियन है। इट्स जस्ट $2.6 बिलियन। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है, मतलब हर चीज़ बुरी भी नहीं है, मतलब इट्स पिक्चर इज नॉट दैट बैड। अच्छी चीज़ ये है कि एक और टर्म होती है जिसको हम नाम देते हैं इनोवेशन का, कि कुछ कंट्रीज जो है ना, वो इनोवेटिव, नेचर इनोवेटिव होती है, कम पैसा कम खर्चा होता है, बट दे स्टिल प्रोड्यूस रीजनेबली गुड प्रोडक्ट्स। तो पाकिस्तान जो है उसके अंदर अच्छे एक रैंक में शुमार होता है, जिसका शायद आपने अभी कुछ से पहले अखबारों में सुना होगा। गवर्नमेंट अपने लिहाज से पॉलिटिकल गेन्स के लिए बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ों को प्रोजेक्ट भी करते हैं। पाकिस्तान का नंबर एज ए इनोवेटिव नेशन 112, 115, 118 पे हुआ करता था 2020 में। 2023 में ये जो रैंक है वो इम्प्रूव करके चला गया तकरीबन 88 के ऊपर। 88, 86, यानी ऑलमोस्ट 20-25 रैंक्स इम्प्रूव किया है पाकिस्तान ने। हम स्पेंडिंग कम करते हैं, लेकिन जो भी स्पेंडिंग करते हैं उससे जो चीज़ बन रही है वो आई वुड से कि कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसकी क्वालिटी इस काबिल है कि वो compete करती है दुनिया की बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। तो अगर हम ज़्यादा खर्चा करें तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। द ओनली क्वेश्चन मार्क इज के व्हेन वी रियलाइज दिस थिंग कि नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट, हमें ये सोचना कि जी 10 रुपए खर्च करें और एक महीने में वो कोई प्रोडक्ट मिल जाए और वो अगले 2 साल तक चलती रहे, ये मेथडोलॉजी को या ये थिंकिंग स्टाइल को जो है ना, अपने दिमाग से और अपने अंडर इन्फ्लुएंस लोगों के दिमाग से निकालने की जरूरत है। तो दिस इज द सोल एम फॉर दिस कपल ऑफ स्लाइड्स जो मैंने आपको दिखाई। आई होप आई हैव ट्राई टू मेक सम क्लैरिटीज इन योर माइंड। एक और स्लाइड यहाँ पे आपको ये मैं दिखाता जाऊँ कि जो डेवलपमेंट नेशंस या डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके आपको बेतहाशा प्रोडक्ट्स और उनके पेटेंट्स नज़र आएंगे। लाइक ये एक स्लाइड है जिसमें आपको नज़र आएगा कि दुनिया में जो पेटेंट्स का इस वक्त ट्रेंड है, उसमें चाइना टॉप करता है। और चाइना के बाद यूएसए, जापान और कुछ और कंट्रीज हैं जिनके नाम नज़र आएंगे आपको यहाँ पे। साउथ कोरिया है, इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। तो ये सारे अगेन इंडस्ट्रियल नेशंस हैं। अच्छा, पेटेंट्स कैसे बनते हैं? पेटेंट्स का जो तरीका कार है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट बनाएंगे तो पेटेंट्स डिजाइन होते हैं। हम पेटेंट्स पे अलग से बात करेंगे,
बट पेटेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको रिसर्च पेपर लिखने चाहिए, रिसर्च पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट है कि रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए, रिसर्च पेपर लिखने की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, यानी थीसिस करने चाहिए। तो थीसिस करने चाहिए या इनफॉर्मल रिसर्च की फॉर्म में उन लोगों को लेके चलना चाहिए और उन रिजल्ट्स को फिर शेयर करना चाहिए। तो ये एक जो आप कहें कि सीक्वेंशियल लाइन है टू रीच टू सम बेनिफिट्स आउट ऑफ योर रिसर्च, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम doing research. And to do research, we have to focus or link our thinking with the published research papers. ठीक है, आपने कहा होगा ये इतनी सारी बातें की, अल्टीमेटली कहाँ पे आगे क्लोज किया कि मैं और आप जो रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं ना, ये बिला वजह नहीं है, ये इन सब चीज़ों से लिंक्ड अप है। तो एक बड़ी पिक्चर मेरे और आपके सामने होनी चाहिए कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, या ये क्यों इस पे यूनिवर्सिटीज आपको फोकस करवाती हैं और यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट्स फोकस करवाती हैं। गवर्नमेंट पैसा देती है एचईसी को, एचईसी यूनिवर्सिटीज को, और उन्हें कहती है काम कराया जाए, क्योंकि वो इस पूरी लार्जर पिक्चर को देख रहे होते हैं। तो ऊपर से जो पिक्चर है वो इस तरह की है जो हमें क्लियर होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली हमें अपने छोटों को क्लियर करनी चाहिए, जो हमारे हमसे जूनियर हैं, हमसे हमारे घरों में हैं और हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त हैं, कि ये क्यों अहम है। आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिवली डेवलप हुई है। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी। जी सर। ओके, विद ऑल दिस प्रीमाइस नाउ वी कम ऑन टू दी, मैं इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करके लेट मी ओपन दी अदर प्रेजेंटेशन जिसमें हम पहले थे। सर काइंडली इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी जी पूछिए। सर मतलब ये चीज तो हम लोग समझते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट आवर इकोनॉमी इज नॉट गुड एंड मे बी वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ रिसर्च। लेकिन सर एक जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंक है, दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मे बी डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और डूइंग सम रिसर्च। तो वो जो एक इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंक है, उसका सर क्या स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर? गवर्नमेंट साइड से तो हमें पता है कि वी आर नॉट दैट कंफर्टेबल, लेकिन क्या इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है हमारी एकेडेमिया को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से? आप कौन बोल रहे हैं, सॉरी? सर उमैर। उमर, उमर। अच्छा उमर, देखो ऐसे मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम ये लग्जरी नहीं कर सकते। हम ये लग्जरी, पहली बात तो है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। सर हमारे जो पैसे हैं वो नॉन रिकॉर्ड जगहों पे लगते हैं, ऐसी जगहों पे लगते हैं जहाँ पे नहीं लगने चाहिए, जहाँ लगाने वहाँ नहीं लगाते। तो लग्जरी नहीं है सर ये, एक कंपल्शन है या कहीं रिक्वायरमेंट है जिसमें जाना चाहिए। लोग नहीं जाते क्योंकि वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स सेट कर रहे होते हैं। 1 ईयर सर टारगेट, 2 ईयर टारगेट, 3 ईयर टारगेट, ये इज 30 ईयर टारगेट। एक मार्केट सर में प्रोडक्ट आती है 30 साल के बाद। रिमेंबर दिस, सर एक एवरेज साइकिल ऑफ एनी प्रोडक्ट which you start doing research today is going to be marketed after 30 years। ये साइकिल छोटा जरूर हो रहा है लेकिन टेक्स टाइम। हमारे लोगों की सर प्रायोरिटीज इज ऑलवेज फोकस्ड फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। दैट सर इज द प्राइमरी रीजन ऑफ आवर फेलियर, यार, नॉट परफॉर्मिंग वेल। हर हमारा जो सर बॉस है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का सोचता है, वो कभी भी नहीं सोचता कि यार कि ये 30 साल या 300 साल का काम मैंने करना है। तो ये सर थिंकिंग जो है ना, वो मैंने और आपने भी इस स्टेज पे आना है ना, तो हमने ये थिंकिंग अपनी चेंज करनी है कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है, ये नेशन के लिए। सर ये जो है ना सेल्फिशनेस, ये हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। जब सेल्फिशनेस आ जाए तो फिर आप मुल्क का नहीं सोचते, आप अपने लोगों का नहीं सोचते, आप अपना सोचते हैं बस। सर बात समझ रहे हैं? तो पहली बात तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ये, और इसी वजह से आप जब अपने बात की ना कि एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज, इंडस्ट्री वाला भी यही सर सोचता है यार कि मैं अपने और अपनी औलाद को सोचूं, मुझे क्या जरूरत है अपने एम्प्लॉयज का सोचने का। सर तो ये एक मेंटल थिंकिंग ऐसी है, हर बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द सेम नेचर। जब गवर्नमेंट 30 साल का, या लोग 30, मैं और आप 30 साल का सोचेंगे, तो हम उन सारे लोगों को जिन्होंने ये काम करना है जिसमें इंडस्ट्री है, उनको भी 30 साल पे लेकर आएंगे ना। जब लेकर आएंगे तो उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज होंगी और वो भी अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप, मुझे अभी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने सिर्फ कोशिश ये की है कि ऐसी चीज नहीं है कि ये चीज जो है कोई लग्जरी में आती है। ये सिर्फ एक सर थिंकिंग मेथोडोलॉजी चेंज है, और मैं उसी पे आपका, मैंने ये जो भी थोड़ी बातें की हैं, मैंने वो आपका जो मेंटल साइकिल है उसको शायद कोशिश की है कि उसको हमने चेंज करना है। सर
जो नेशंस जिन्होंने तरक्की की है ना, वो लग्जरी उनके पास भी नहीं थी, उन्होंने अपना थिंकिंग मेथडोलॉजी चेंज की है। सिंगापुर अगर आज सर टॉप 10 में है तो उन्होंने, उनके जो लीडर आया उसने उसको उनको उस पे लेकर आया कि जी मैंने अपना नहीं सोचना, मैंने अपनी कौम का सोचना है। सर तो ये चीज है जो कि मैं और आपके अंदर अगर आ जाए तो हम अपने अपने लेवल पे उसको एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं सर सर। मैं इसको स्पेसिफिकली, एक्सक्यूज सर। जी जी। सर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली थोड़ा सा कहना चाहूँ कि आपकी अब जैसे बात करें हमारी अपनी आबासी यूनिवर्सिटी में, तो आया कि ऐसी कि हमारी इंडस्ट्रीज के साथ कोलिब्रेशन कोई है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स या कोई उनके जो काम हो रहा है उसके ऊपर आपसे शेयर करें और आपसे कहें कि आप अपने स्टूडेंट्स दें और आप उन पर रिसर्च करें, ताकि उन्हीं प्रोजेक्ट्स को लेके बंदा आगे चल सके उस तरह। लेकिन जो इन एकेडमिक इंडस्ट्रियल लिंकेज है जो, वो बेसिकली हम्म, समटाइम आप उसको इस तरह भी लिंक कर सकते हैं कि जब आपका कोई जैसे इंडस्ट्रियल एडवाइस होता है, कि वो आपके इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो आपको ये करिकुलम को भी रिव्यू कर रहे होते हैं कि उसमें कोई जो एग्जिस्टिंग जो फील्ड्स चल रही हैं उसके रिलेटेड कितने कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, या जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं या कंपनीज इस पे काम कर रही होती हैं, तो उस पे बच्चों को तैयार किया जाए कि वो उस पे रिसर्च करें और उसको फीडबैक दें ताकि उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इस पे सर आप थोड़ा सा ठीक कह और। रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड होता है हर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे ऑन कैंपस इन हाउस एक कंपनी रेंजाइम के नाम से बनाई भी गई है, जो कि अकॉर्डिंगली, लेकिन देखें वो जो यूनिवर्सिटीज भी देख रही है ना, वो एक लिमिटेड, उनका जो स्कोप ऑफ ऑरा है वो एक लिमिटेड होगा। वो हजारों इंडस्ट्रीज को ऑन बोर्ड नहीं कर सकती, वो एक दो को ही कर पाएंगी। लाइक यहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, हार्डवेयर डिजाइन के हवाले से एक कंपनी काम कर रही है, और अकॉर्डिंगली कुछ और रेप्स भी हैं जो कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काम करते हैं। और अकॉर्डिंगली वो करिकुलम को भी अपडेट करते हैं, उनसे एडवाइस ली जाती है, और वो अपने प्रोजेक्ट्स भी फ्लोट करते हैं, और वो बच्चे करते भी हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा कि देखो, मैं और आप ना हमेशा कोशिश क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाते हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि जी मैं, मुझे खुद एफर्ट ना करनी पड़े, मुझ तक चीज चल के आए तो मैं काम करूंगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? थोड़ा सा ना इंटरेक्ट या क्या एक्टिव होना चाहिए, होने की जरूरत भी है मुझे। मेरे बैचलर के स्टूडेंट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट को, हमें खुद एक्टिवली परसू करना चाहिए। सिर्फ उन रिसोर्सेज तक अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहिए कि जी मुझे एक चीज पता चलेगी तो मैं काम करूंगा। अगर मुझे जाना पड़े यहाँ से सिंध की तरफ, या जाना पड़े मुझे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा इसमें एफर्ट लगती है। ये थिंकिंग थोड़ी चेंज करने की जरूरत है। आपके सवाल से जो मैं निकाल पाया हूँ ना, आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि सर यूनिवर्सिटीज शायद उस तरीके से इंडस्ट्रीज को अप्रोच ही नहीं कर रही। मैं इसको ये कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है, वो अप्रोच करती है लेकिन उनकी लिमिट है। वो उस एक खास हद तक ही कर पाएंगी, जितना उनसे पता चल रहा है। उसके अलावा कुछ मैंने और आपने भी एफर्ट करनी है। ठीक है। सर एजाज साहब, जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप खुरम? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आज से 5-6 साल पहले HEC ने अभी ये जो ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर में जो है ना वो शुरू, उसका पर्पस यही है कि ना एकेडमिक्स को ना इंडस्ट्री के साथ लिंक करना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है काम। मैं कह रहा हूँ हो रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहे, लेकिन ये कि स्टिल हमारी मैंने इसको इस तरह कहूंगा कि जो वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ना, वो अभी भी उस हद तक प्रेवलेंट नहीं है। HEC करती है चले, क्योंकि HEC का काम ही है ये ना, उसको बनाया इसलिए गया है। लेकिन HEC के अलावा ये काम आपके प्रीमियर को भी करना चाहिए ना, आपके जो आप जिसने पूरे मुल्क को चलाना है, वो लोग इसको नहीं इस तरह से इम्प्लीमेंट करते। लेकिन चलें, ये एक डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो रही है, मैं थोड़ा सा इसको चाहूंगा कि हम इस तरफ अभी ना जाएं। इससे जो आपने बात समझी मुनासिब अपने अपने तौर पे, आप उसको अगर थोड़ा सा अपने हद के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें कि मैं और आप जो हैं वो एक्टिवली अपने काम को परसू करें, और इसकी जो सेंस है उसको हम देखें। और किसी और को शायद हम ना ये कहेंगे जी वो जो है वो मुनासिब तौर पे परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं इसको इस तरह से यहाँ पे क्लोज करूंगा। हम इसमें आगे चलते हैं
कि ओके, ये सारी चीज़ें हैं, हमने R&D पे खर्च करना है, और अकॉर्डिंगली जहां मुझे और आपको मौका मिले, चाहे अपनी पर्सनल पॉकेट से या हमें कोई रिसोर्सेज नजर आए, हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और जितना ज़्यादा रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, उतनी डेवलपमेंट होगी, उतना फायदा जो है वो आपके मुल्क को होगा। यस, दिस वाज द सोल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्कशन जो भी हमने की है। हम आगे आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ रिसर्चेज। थोड़ा एकेडमिक बात भी करते हैं। तो भी आपको आपको एक नई स्लाइड नजर आ रही होगी, सबको विजिबल है? यस सर, विजिबल। अच्छा जी, अगर इसको मैं थोड़ा सा करूं, मैं इसको लेट मी। अच्छा जी, अब इनफैक्ट जो हमारी रिसर्चेज हैं, इनमें जो दो मेन चीजें, एक को हम नाम देते हैं डिस्कवरी का, और एक को नाम देते हैं इन्वेंशन का। जो डिस्कवरी होती है, मोस्टली जो हमारे बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो उनको आप डिस्कवर कर लें अगर उस फैक्ट को, तो हम उसको डिस्कवरी का नाम देते हैं। वेर एज जो हमारे इंजीनियर्स हैं, या हमारे इस डोमेन के लोग हैं जो डेवलपमेंट साइड पे होते हैं, दे आर कॉल्ड इन्वेंटर्स बिकॉज दे ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। सो डिस्कवरी और इनोवेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, इस स्लाइड्स में शेयर करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बट मोटे तौर पे डिस्कवरी इज समथिंग विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट, एंड इन्वेंशन इज समथिंग विच यू ट्राई टू मेक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, लेट मी गो ऑन टू दी रीजनिंग को हम बाद में देखेंगे, मैं पहले आ जाता हूँ क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, रिसर्चर्स की कुछ टाइप्स को हम थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें यू ट्राई टू एक्सप्लोर अ टॉपिक, ट्राई टू फाइंड आउट द clarifications on some problem. And one type of research is descriptive, in which you give answers, कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ, किधर जाएगा, इस तरह के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अगेन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। कुछ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की जाती है, अगेन जिसमें अब ये सारे इनके डोमेन्स जो हैं वो ओवरलैप भी कर रहे हैं। बट ये कि हम एक्सप्लोरेशन से शुरू करते हैं, हम डिस्क्रिप्शंस पे जाते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा एम होता है कि हम जो रिसर्च करें वो एक कंस्ट्रक्टिव रिसर्च हो, जिससे कोई चीज़ हमें पॉजिटिवली डेवलप की जाए, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो। दो मेजर चीजें जो डिस्कस इसमें की जाती हैं, एक बेसिक रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च। मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि बेसिक रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च तक ले जाने के लिए जो एवरेज टाइम स्पैन है वो 30 ईयर्स का है। बेसिक रिसर्च इज टू फाइंड आउट आंसर्स टू सम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, एंड वंस you get the answers, you try to develop solutions for those fundamental questions, और इसके अंदर you take time. It is not a 1 year job, 2 year job, or even 10 year job. It takes around 30 years. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इन दिस एज में मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, 2017 में शुरू किया आई वुड से, और 2017 से आज 2024 हो गया, 7 साल में वो प्रोडक्ट अभी तक मार्केट होने के बाद रिविजन्स में चल रही है, और अभी तक उसमें काम होने वाला है। इट मे टेक अ कपल ऑफ इयर्स मोर, ऑल्दो इट वाज नॉट अ वेरी बिग प्रोडक्ट। तो 10 ईयर्स तो मैंने आजकल के दौर में मैंने यूटिलाइज किए हैं, जिसमें मुझे हर चीज़ अवेलेबल थी, हर चीज़ ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल थी, मैंने रिवर्स इंजीनियर की। तो आप सोच सकते हैं कि एक चीज़ नए सिरे से सोची जाए, और सोच के उसको करना, और उसके ऊपर उसके लोगों के सवालों के जवाब देना, अकॉर्डिंगली उसको मच्योर करना, हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक। तो एवरेज टाइम इज 30 ईयर्स है, याद रखिएगा। यहाँ पे इन स्लाइड्स पे यही बात हुई हुई है कि द अप्लाइड रिसर्च टेक्स टाइम। अच्छा, एक और चीज़ जो जनरली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से मैं ये कुछ बात करना चाहूँगा कि जब हम टाइम डोमेन को लेकर आते हैं, तो नाउ देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज इन विच वी कैरी आउट रिसर्च। एक को हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं, बिकॉज होगा क्या कि यू विल ऑलवेज बी डूइंग सम डाटा प्रोसेसिंग।
अच्छा जी, आवाज़ मेरी आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। सर अभी आ गई। ओके। देखिए, होता ही है कि मास्टर्स के अंदर, इवन पीएचडी के अंदर, वी आर ऑल डीलिंग विद द डाटा। एंड हमारा रिक्वायरमेंट है उस पर एनालिटिकली उसको वैल्यूएट करना और प्रोसेस करना। और डाटा हैज़ टू बी मैनेज्ड अक्रॉस सम टाइम स्केल। तो उसमें दो स्केल्स या दो कैटेगरीज बनती, क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। If I go towards the cross-sectional research, so in fact, researchers observes at one point in time, it is the simplest one and least costly, but it does not capture the changing processes. Like आज का जो डाटा किसी एक खास डोमेन के अंदर अवेलेबल है 2024 में, अगर मैं उसको एक्वायर कर लूँ और उसको प्रोसेस करूँ तो उसको मैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहूँगा। लेकिन ये डाटा 2000 से या 1900 से या 1800 से एग्जिस्ट कर रहा है, और आगे भी 2050, 2060, इवन उससे आगे तक एग्जिस्ट करता रहेगा। तो अगर डाटे को अक्रॉस द टाइम स्केल कलेक्ट करके प्रोसेस करना है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं, वेयर वी एग्जामिन पीपल्स और अदर यूनिट्स एट मोर देन वन टाइम। इट इज कंज्यूमिंग योर टाइम, इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल एज वेल बिकॉज इट विल कन्वे बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। इसके अंदर तीन टाइप्स कंसिडर की जाती हैं। एक को हम टाइम सीरीज कहते हैं, एक को पैनल रिसर्च कहा जाता है, और एक को कोहॉर्ट रिसर्च कहा जाता है। टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज इज द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल और अदर यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड्स। तो इट मीन्स आपने 1990 से लेके 2030 और 2050 या वट एवर टाइम पीरियड अगर इस पे आपको डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम टाइम सीरीज रिसर्च कहेंगे। लाइक नीचे एग्जांपल है कि one could track the characteristics of students registering in the course on research methods over a period of 4 years. So say मैं डाटा लूँ 2020 से 2024 तक, और मैं जिन जिन लोग स्टूडेंट्स ने कोर्स रजिस्टर किया उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने की कोशिश करूँ, दिस इज अ टाइम सीरीज रिसर्च। This characteristics may include total students, age, gender distribution, subject distribution, geographic distribution। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें अगर मैं इनसे कुछ एनालिसिस करूंगा तो दिस वुड बी द टाइम सीरीज रिसर्च। ऑन द अदर हैंड, पैनल स्टडी ये है कि मैं एग्जैक्टली सेम पीपल, यानी आप उमर है, सीमा है, वजाहत है, और से सुंदर है, चार लोगों को सेलेक्ट कर लूं और इन लोगों को मैं अक्रॉस द टाइम पीरियड स्टडी करूं कि जी ये 2024 में कैसे थे, 2023 में कैसे थे, 2022 में कैसे थे। तो अगर इस तरह का काम करना है तो इसको हम पैनल स्टडी या पैनल स्टडी बेस्ड रिसर्च कहते हैं। आई होप दिस मेक सेंस। इट इज ट्रैकिंग सम ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी एबोरिजिनल नेशन है, ये से सिंधीज हैं, और ये पिछले 20 साल से कैसे इनका एक कैरेक्टर ट्रेट चल रहा है, या ये खास गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोग हैं, एक कबीला है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, इसको पैनल स्टडी कहा जाता है। तो टाइम सीरीज और पैनल स्टडी ओवरलैप हो रहा है, बट पैनल स्टडी के अंदर सेम लोग स्टडी हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर सेम लोग नहीं है, इट कैन चेंज। कोहॉर्ट एनालिसिस इज सिमिलर टू पैनल स्टडी, but observing the same people, instead of observing the same people, a category of people who share a similar life experience, they are studied. For example, all people hired at same time, all people retire on 1 or 2 years time frame, and all people who graduate in a given year. So that is called a cohort. तो कोहॉर्ट बनाए जाते हैं और कोहॉर्ट के ऊपर एक स्टडी की जाती है कि वो किस तरह से उनका लाइफ साइकिल चल रहा है। These three are called longitudinal research। ठीक है जी, कोई सवाल आपका इस तक है तो? हमने दो कुछ कैटेगरीज ऑफ रिसर्च डिस्कस की हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एक्सप्लोरेशन से शुरू किया, डिस्क्रिप्शन पे आ गए।